एवरीवन। चलिए पी ब्लॉक का नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन फैमिली कहते हैं एक्चुअल में ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को। और ये हैलो मतलब होता है साल्ट और जेन मतलब होता है फॉर्मर, यानी साल्ट बनाने वाला। जितना भी एलिमेंट्स होगा जो साल्ट का प्रोडक्शन करता है उसको इस फैमिली में रखते हैं हैलोजन। ये ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है। आपको हमने जैसे ट्रिक जिस तरह से बता रखी है, तो यहाँ पे ट्रिक की ऐसे भी ज़रूरत नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे भी याद रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एक और एलिमेंट है स्टेटाइन, बट ये रेडियो एक्टिव है इसलिए इसका ज़्यादा आपको कहीं प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ने को नहीं है। गौर से देखेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को। जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p5। गौर से देखिए लास्ट में यहाँ पे ये वाला कन्फिग्रेशन, जो ये बाहर वाला सबसे आउटर मोस्ट जो सेल होगा वहाँ पे क्या मिल रहा है ns2 और np5। तो यही इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा किसके हैलोजन फैमिली का टोटल के टोटल में। गौर से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको यही मिलेगा, यानी बाहरी सेल में S में 2 और P में 5, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। तो 7 है, इसलिए 7th A इसको कहते हैं ग्रुप, या फिर ग्रुप 17 के नाम से जाना जाता है। चलिए अब ये हैलोजन कहाँ कहाँ किस तरह से मिलता है आपको। तो कहता है ये हैलोजन जो होता है बड़ा रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है इसका जिक्र हम आगे करेंगे, या फिर अभी भी हम कर चुके हैं। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन था 7, तो किसी से अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले तो कितना हो जाएगा 8। मतलब ये किसके जैसा इनर्ट गैस की तरह ये स्टेबल हो सकता है। तो इसीलिए इसमें एक टेंडेंसी होती है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेने का, और जैसे ही लेगा ये कितना इलेक्ट्रॉन बना लेगा 8। इसीलिए ये जो हैलोजन होता है मेरा बड़ा रिएक्टिव होता है, और हमेशा किस स्टेट में पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है आपका नेचर में। तो चलिए सबसे पहले जो देखिए, ना तो ओर की कमी है ना तो आपका केमिकल फार्मूला का कमी है, बट जितना आपका एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही याद कीजिए, उतना ही याद रहेगा, दैट्स एनफ। हमने आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन का आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, एनसीईआरटी का बहुत चीज़ ही पूछता है 99% तक। हम ये नहीं कहेंगे 1% कहीं भी ऊपर नीचे होता है। तो आप उसके पीछे जाओ ना जो मेजर है, आप उसके पीछे क्यों जाते हो जो कि माइनर है। लोग 1% या मान लो कि कहता नहीं सर 5%, तो 5% के पीछे हम क्यों जाएं, हम 95% के पीछे क्यों नहीं जाएं। क्योंकि सिलेक्शन कितने में होता है 60 to 70। मान लो आजकल थोड़ा सा बढ़ गया है तो 75 to 80 चला गया, बट 80% भी अगर जाना है तो हम 95% के पीछे भागेंगे ना, 5% के पीछे क्यों भागेंगे। तो ये सब चीज़ बड़ा छोटा चीज़ है, जिसको पहले दिमाग में एक सेटअप बनाइए। चलिए तो फ्लोरीन का जो ओर है वो है फ्लोरस्पार। फार्मूला बोलिए CaF2 क्रायोलाइट Na3Al F6। जब हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इसकी यूजेस कैसे होती है। अब आइए फ्लोरएपेटाइट, एक देखिए कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है, उसमें कैल्शियम फ्लोराइड जो रहता है। इसका फार्मूला देखिएगा आपको ऐसे मिलेगा Ca9। पहले इसको मैं क्लियर कर दूँ। इसका फार्मूला देखिएगा ये आपको मिलेगा Ca9 PO4 का होल 6 और CaF2, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो एक्चुअल में कुछ नहीं, गौर से देखिए इसका कितना मोल है 3 मोल है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 9 हो जाएगा, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, और ये 1 मोल है। तो CaF2 इसके 3 मोल से जुड़ा रहता है, इसलिए इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए। तो लिख करके एक बार याद कर लीजिएगा। फ्लोरएपेटाइट हम तो ऐसे याद करते हैं, कैल्शियम का फॉस्फेट है और कैल्शियम का फ्लोराइड है। फिर से बोलिएगा, कैल्शियम का फॉस्फेट है और कैल्शियम का फ्लोराइड है। एपेटाइट फैमिली जो होता है ये फॉस्फेट फैमिली होता है। तो कैल्शियम का फॉस्फेट है, चूँकि फ्लोरो लगा हुआ है तो उसी कैल्शियम का क्या होगा फ्लोराइड भी होगा। बस याद रखना है कि ये जो फॉस्फेट है वो कितना मोल है 3 मोल है। अब कहता है कि ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है सी वाटर में पाया जाता है, सी वीड्स में रहता है, जो मेटल साल्ट के फॉर्म में। जैसे हमें जो टेबल साल्ट नमक मिलता है यहीं से मिलता है। आपको पता होगा कि सी वाटर से वो आपको प्रेसिपिटेशन के दौरान वो हमें मिलता है। उसके बाद कहता है कार्नालाइट, यहाँ ई होगा टी वाई नहीं होगा, कार्नालाइट का फार्मूला देख लीजिए KCl MgCl2 6s2। ये पूछा हुआ है व्हाट इज़ कार्नालाइट, KCl MgCl2 और 6s2 ये कार्नालाइट है।
आगे कहता है कि चिली साल्ट पेट्रे कंटेंट्स अप टू 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट। ये देखिए, ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। सोडियम आयोडेट होता है NaIO3, कहता है ये पाया जाता है कितना परसेंट, 0.2%, किस में, चिली साल्ट पेट्रे में। तो ये जो साल्ट पेट्रे है ये बिल्कुल अलग चीज़ है, उसमें 0.2% है आपका सोडियम आयोडेट, ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये दूसरा चीज़ है। उसमें सोडियम आयोडेट पाया गया है कितना, आपका 0.2%। देखिए, इसको हम आपको याद कराएंगे आगे। एक होता है इंडियन साल्ट पेट्रे, एक होता है चिली साल्ट पेट्रे, ठीक है, तो वहाँ पे ही याद करा देंगे। उसका बिल्कुल अलग फार्मूला है और उसमें पाया जाता है आपका सोडियम आयोडेट 0.2%। अब आइए इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने आपको बताया था, बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना था, 7। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, NH2NP5, यानी बाहरी सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन कम है किससे, नेक्स्ट नोबल गैस से, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कैसा बन जाएगा, नोबल गैस की तरह, इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव होता है। अब आते हैं एटॉमिक्स एंड आयनिक रेडियाई। देखिए, कहता है हैलोजन हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन दियर पीरियड ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको समझिएगा, जैसे हमने क्या कहा, जैसे सेकेंड पीरियड की बात करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो गौर से देखो, तो ये सेकेंड पीरियड है मेरा। तो जब हम इधर से इधर आते हैं, किधर, राइट से लेफ्ट और ऊपर से नीचे, तो आपको पता होगा साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे साइज़ छोटा किसका है, इस हैलोजन का। तो इतना तो दिखाई दिया कि छोटा साइज़ इस पीरियड में किसका है, हैलोजन का। तो अपने पीरियड में हैलोजन सबसे छोटा होता है। अब क्यों होता है, तो ये हम आपको पीरियड टेबल में एक टर्म पढ़ाया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट। वहाँ पे हमने आपको बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका, हैलोजन का। अगर इतना भी नहीं समझ में आता तो बस इस ट्रेंड को केवल आप समझिए, जब हम इस तरह से और इस तरह से पीरियड टेबल में मूव करते हैं, इस तरह से किस में हुआ, ये हुआ एक पीरियड में और ये हुआ एक ग्रुप में। तो पीरियड में कहाँ से कहाँ, राइट टू लेफ्ट, और एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम। तो साइज़ क्या होता है मेरा, बढ़ता है, यानी हैलोजन का साइज़ सबसे छोटा होगा। क्लियर है। चलिए, अब कहता है रेडियस, अभी अभी मैंने बताया था, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ करेगा। और अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे, आयनेशन एनर्जी। हमको पता है आयनेशन एंथैल्पी और साइज़ में कैसा रिलेशन, इन्वर्स का, यानी कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज़ बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। वही कहता है वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। चलिए टेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने आपको जहाँ तक बता रखा है कि देखिए, कोई भी एक एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसमें जितना एनर्जी निकलता है वो उसका कहलाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हैलोजन का कहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होता है, हैलोजन्स हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दियर कोरस्पॉन्डिंग पीरियड। क्यों होगा, क्योंकि वो उसमें इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा, तो ये एक लाइन छूट गया था, हम बाद में लिखना पड़ा। बाय एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसको आप टिक कर लेंगे अपने नोट्स में, क्योंकि ये आपके NCERT का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों होता है। देखिए, तो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो क्या हो जाएगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगा। तो यही कारण है कि कोई भी आदमी अगर स्टेबल होने के लिए उससे अगर आप कहो कि नहीं आपको इतना खर्च करने हो तो वो तैयार रहेगा। तो वही चीज़ है, ये मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ करता है, उसी जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए, अब आते हैं वही साइज़ वाला रिलेशन। ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, घटेगा। वही यहाँ लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है जो पीछे भी हम आपको ऑक्सीजन और सल्फर में बताए थे। कहता है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एटम इज लेस देन क्लोरीन। जबकि हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन पाया गया कि फ्लोरीन का जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो कम होता है किससे, क्लोरीन से।
साइज बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे आने पे क्या होता, घट रहा था। लेकिन कहता है कि यहाँ पे अब कहा कि फ्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है किससे, क्लोरीन से। क्यों कम है भाई ऐसा? अब देखिए वही चीज़ जो वहाँ पे आप देखे थे, बस कुछ नहीं, अगर आपको कुछ भी दिमाग में ना आए तो साइज़ सोच लो। फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, साइज छोटा होता है। और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसके साथ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो जैसे मान लो कोई काम करने में मेरा 5 रुपया खर्च हो गया, ठीक, हमको मिल रहे हैं टोटल 10 रुपये, तो मिल रहे हैं 10 लेकिन खर्च कितने हो गए 5, तो इफेक्टिवली हमको मिला कितना, 5 ही रुपये। वही वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो होगा ही, लेकिन उसको काम करने में चूँकि खर्च हो जाता है, काम कौन सा हुआ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के अगेंस्ट में हमने वर्क किया था, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू घट जाता है। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, देखिए गौर से। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा हो गया, ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या हो रहा था, घट रहा था। फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो गया कौन, क्लोरीन। क्यों हुआ, इसको देखिए एक्सप्लेनेशन से समझिएगा गौर से, इसको थोड़ी देर आराम से समझाएंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कैसे लिखेंगे, 2 और 7, ये के सेल, सॉरी ये के सेल और ये एल सेल। यहाँ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो ये के, एल और एम। गौर से देखो, बाहर में यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन है, बाहर यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब यहाँ पे 2 सेल है फ्लोरीन में तो साइज़ कैसा होगा, छोटा। यहाँ पे 3 सेल है तो साइज़ क्या होगा, बड़ा। बाहर से जो कोई एक इलेक्ट्रॉन आता है, बाहर से जो कोई एक इलेक्ट्रॉन आता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करने के लिए बाहर में, तो गौर से देखो तो ये 7 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी वही चीज़ है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है। एक बात बताओ, यहाँ स्मॉल साइज़ में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लार्ज साइज़ में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ होगी, स्मॉल साइज़ वाले में। तो ऑफकोर्स ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इसके साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा, किस में, फ्लोरीन में, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, रिपल्सन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा। क्लियर है कंसेप्ट? नहीं समझ में आता है वापस जाइए, एकदम 2 बार सुनिए, फिर से सुनिए। अगर नहीं ज़्यादा चीज़ दिमाग काम करे तो इतना याद रखो, फ्लोरीन का साइज़ क्लोरीन से क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होने के कारण बाहर में तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो दोनों का सेम है, दोनों में बाहरी जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, लेकिन साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कहता है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वही वाली बात है, साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्लोरीन का पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाया गया वैल्यू होता है 4। याद रखेंगे इसे, हम आपको पीरियड टेबल का एक बार जब वीडियोस बनाएंगे तो फिर से हम इसको बड़े अच्छे से डील करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। चलिए यहाँ पे जितना ज़रूरत है उतना भी बताते हैं। आते हैं हम लोग कलर के पीछे। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर और स्टेट जानना है। तो ये स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं लिखा रहे तो इसको याद रखिएगा, ये रूम टेम्परेचर और प्रेशर, रूम टेम्परेचर पे ले रहे हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड होता है। चलिए इसका कलर कैसे याद हो, गौर से देखोगे। फ्लोरीन का कलर होता है येलो और आयोडीन का कलर होता है वायलेट। क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो और ब्रोमीन का कलर होता है रेड। एक बार आप कम से कम लिखिए, फिर हम एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको याद हो जाएगा। फिर से बोलिए, फ्लोरीन का कलर कैसा है, येलो। जस्ट इसका उल्टा आयोडीन का कलर है वायलेट। तो कहोगे सर उल्टा कैसे हो, वो हम आपको जस्ट अभी बताएंगे। यहाँ याद रखिएगा क्लोरीन का ग्रीनिश येलो और ब्रोमीन का रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर। पहले हम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद पूरा चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। कहता है व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ विजिबल लाइट and outer electron get excited to higher energy level, the amount of energy required for excitation depends upon the size of atom। ठीक है, आप समझिएगा कि जब कोई हैलोजन मॉलिक्यूल, क्या कहा, विजिबल लाइट में अगर रखिएगा तो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में। और ये जो एनर्जी जितना एब्जॉर्ब करता है वो डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ एटम।
अब कोई भी चीज़ ऊपर तो रहेगा नहीं, तो क्या होगा, ये फिर से वापस आएगा, और वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। यही जो एनर्जी रिलीज़ होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है, यही जो एनर्जी रिलीज़ करता है, ये एनर्जी बराबर हमने क्या पर रखा है, c/λ। तो जो एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया था उसका जस्ट कम्प्लीमेंट्री, अभी सुनेंगे वर्ड कम्प्लीमेंट्री, वो वेवलेंथ को वो रिलीज़ करता है। मतलब जो रिलीज़ करता है एनर्जी, उसमें जो कलर को उसने एब्जॉर्ब किया था उसका कम्प्लीमेंट्री कलर को वो इमिट करता है। इसी कारण से उसको कलर मिलता है। पहले इतना समझ में आया, जैसे ही इसको एनर्जी मिला था ये ग्राउंड स्टेट से उठ के कहाँ चला गया, एक्साइटेड में, फिर से एक्साइटेड से कहाँ आएगा, ग्राउंड में। तो अब जो यहाँ से ऊपर से जब नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, c/λ। ये जो लैम्डा होता है जस्ट एब्जॉर्ब जो भी विजुअल लाइट था उसका कम्प्लीमेंट्री लाइट होता है। चलिए मैंने क्या कहा फिर से एक बार समझेंगे। कहता है अब क्या होगा, हमने बोला कि ये जो एक्साइटेशन जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है किस पे, साइज़ ऑफ एटम पे। फ्लोरीन का साइज़ क्या है, बोलो छोटा, तो इसको एक्साइट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कहता है देन एब्जॉर्ब्स वायलेट लाइट, कैसे, विव गियोर शायद याद होगा आपको, तो बोलो विव गियोर में इधर से इधर जाते हैं तो लैम्डा बढ़ता है, तो सबसे लैम्डा कम है किसका, वायलेट का, यानी वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो अब्जॉर्ब किसको करेगा, वायलेट को। तो कहता है जब वायलेट को अब्जॉर्ब करता है हैविंग हाई एनर्जी, तो इसका कम्प्लीमेंट्री कलर जो इमिट करेगा वो होगा देन अपीयर्स येलो। और आयोडीन जो है ये कहता है जब ये येलो एब्जॉर्ब करेगा तो इमिट करेगा वायलेट, क्योंकि येलो का कम्प्लीमेंट्री कौन है, वायलेट, और यहाँ कह सकते हो वायलेट का कम्प्लीमेंट्री कौन है, येलो। समझोगे, इसको ट्रिक से मैंने बता रखा है कम्प्लीमेंट्री कलर्स को। देखो कैसे, जैसे विव गियोर होता है, तो विव गियोर में एक काम करो, ये जो आयोडीन होता है उस रेनबो में ये ओवरलैप्ड होता है, तो इस ये जो आयोडीन कहता हूँ, ये जो आपका इंडिगो कलर जो है ये ओवरलैप्ड कंडीशन में रहता है। तो इसको करते क्या है कि ओवरलैप्ड कंडीशन को यहाँ से हटा दो, चूँकि कोई विजिबल पार्टिकुलर कलर दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको यहाँ से हटा दिए हैं हमने। तो इस 7 कलर में से गौर से देखो, ये जब हमने इंडिगो हटा दिया तो बचा कितना, 6। अब एक काम करो, इस तरह से एक ट्रायंगल बनाओ, और ट्रायंगल का इस तरह से हर साइड के मिड पॉइंट को चुन लो और हर कलर को रखो। यहाँ देखो, वायलेट, इंडिगो हटा दिया है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट का कम्प्लीमेंट्री देख के बोलो, येलो, ब्लू का ऑरेंज और रेड का ग्रीन। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर कहता है इट मीन्स व्हेन एब्जॉर्ब्स वायलेट कलर, अगर वायलेट को एब्जॉर्ब करेगा तो इमिट्स येलो कलर, किसको इमिट करेगा, येलो कलर। क्लियर है? अब देखो इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है तो एनर्जी घटता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका, वायलेट का। फिर से बोलो, फ्लोरीन का साइज़ क्या था, छोटा, इसलिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए था, तो किसको एब्जॉर्ब किया, वायलेट को। और जब वायलेट को एब्जॉर्ब किया तो इमिट कौन सा करेगा, येलो। याद हो गया? तो आपको एकदम याद रहना चाहिए फ्लोरीन का कलर कैसा होता है, येलो, और आयोडीन चूँकि येलो को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कलर कैसा होगा, वायलेट। 2 याद हो गया। ब्रोमीन था रेड और क्लोरीन था आपका ग्रीनिश येलो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट ऑफ कलर एकदम कहता है ना, यही सब छोटा छोटा बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको एकदम क्लियरली याद रखिए। अब कहता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। गौर से देखिए, उसमें फ्लोरीन गायब है। कहता है बॉन्ड डिसोसिएशन तोड़ने के लिए आपको उस ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ क्या होता है, बढ़ता है, तो तोड़ना आसान होगा यहाँ पे। इसीलिए क्लोरीन का सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, तब ब्रोमीन का, तब आयोडीन का। कहोगे सर फ्लोरीन कहाँ गया? अब सुनो, कहता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ लेस देन अदर हेलोजन। ये फ्लोरीन जो है वो आयोडीन से भी कम हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो कहता है ड्यू टू रिलेटिवली लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ऑफ एफ एटम। जो फ्लोरीन एटम होता है उसके बीच लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है, समझिएगा। कहता है रिपल्सन एमंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। देखो क्या है, समझिएगा, फ्लोरीन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और साइज भी कैसा है, छोटा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, साइज स्मॉल ड्यू टू ओनली 2 सेल, 2 ही सेल होने के कारण। अब बताओ यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इसका साइज छोटा है
और गौर से देखो, लड़ने के लिए यहाँ 3 लोन पेयर, यहाँ भी 3 लोन पेयर और यहाँ भी 3 लोन पेयर, अच्छा खासा रिपल्सन होगा। इतना ज़्यादा रिपल्सन होता है कि इसको हल्का सा भी अगर एनर्जी मिलेगा ये टूट जाएगा। इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी FF एटम का सबसे कम होता है। तो बोलो सबसे ज़्यादा किसका था? CL, तब किसका था? Br, तब था आपका आयोडीन, और सबसे कम हो जाएगा कौन? FF का। क्लियर है ये कंसेप्ट? ड्यू टू स्मॉल साइज होने के कारण यहाँ लोन पेयर था, और इस लोन पेयर में जो रिपल्सन हुआ, उस रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होता है। देखिए हैलोजन का केस है, क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा, P ब्लॉक से आता ही आता है। और जिस तरह से NCERT को हम आपको ऑपरेट करके पढ़ा रहे हैं, कहते हैं NCERT का पोस्टमार्टम कर देना। हम आपको NCERT आप सामने रखो, NCERT का हर लाइन को देखो, हर लाइन को हम पोस्टमार्टम करके आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो बात करते हैं वो -1 होता है, क्योंकि नॉन मेटल है, ग्रुप नंबर है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 -8 जो रूल कहता है। तो कितना हो जाएगा? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1। कहोगे मिनिमम पे ही क्यों जाएगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सबसे ज़्यादा होती है। अब आपको एक चीज़ और पता होगा कि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सा? -1। बाकी जो अदर हैलोजन है वो शो कर सकता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी, जैसे +1 +3 +7। अगर उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ये वैकेंट d ऑर्बिटल हैलोजन में, फ्लोरीन के केस में नहीं होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो केवल और केवल कौन सा करता है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए इसको आप समझेंगे, इस टेबल को आप लोग समझेंगे एक बार। चलिए देखिए, ग्राउंड स्टेट में जैसे अभी हमने आपको बताया था, इसको कैसे लिखते हैं? NH2NP5। तो ग्राउंड स्टेट में यही रहेगा, यही वाला स्टेट रहेगा। तो देखो यहाँ ये ग्राउंड स्टेट में कहता है अदर दिन फ्लोरीन एटम को छोड़ के, केवल फ्लोरीन तो केवल -1 शो किया था, और सब क्या क्या शो कर सकता है? -1 और +1। क्यों? देखो तो जब NP5 है तो P में 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ अनपेयर्ड है, तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसीलिए ये +1 में भी जा सकता है और माइनस ले लेगा तो -1 और दे देगा तो +1। ये क्लियर है? ये ग्राउंड स्टेट। अब कहता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका कितना होगा? +3। कहोगे ये कैसे हुआ सर? एक ही एक्साइटेशन हुआ, +1 से +3 कैसे चला गया? गौर से देखो, अब क्या होगा कि जैसे ही एक एक्साइटेशन हुआ, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ गौर से देखिएगा थोड़ा सा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसको हम यहाँ ले आते हैं। तो देखो तो कितना अनपेयर्ड हुआ? 1 2 और 3, केवल एक एक्साइटेशन किए थे, यानी फर्स्ट एक्साइटेशन में। अब कितना अनपेयर्ड है? 3। तो इसका लूज करने का कैपेसिटी कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए याद रखिएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन एग्जिबिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा? +3। आपके NCERT का फिगर 6 एक्सप्लेनेशन से उठाया। अब चलिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हमने अनपेयर्ड कर रखा था। अब इस वाले को, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो। देखो कितना अनपेयर्ड हो गया? 5। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +5। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करो तो अब क्या काम करो, ये जो यहाँ बचा हुआ था ये इलेक्ट्रॉन, इसको उठा के यहाँ डाल दो। अब टोटल देखो कितना हो गया? 7। ये +7 तक जा सकता है, जो कि हमें आयोडीन वगैरह के केस में दिखाई देता है। ये समझ में आया? एकदम वीडियोस को 2 बार देखिए और इसको एकदम याद रखिएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सेकेंड में +5 और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में +7। ये आपका डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है आपके NCERT में। और क्या पूछेगा, मैं बार बार कहता हूँ NCERT को, खासकर इनऑर्गेनिक के केस में एकदम पोस्टमार्टम करके मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, ये ऑनलाइन वीडियोस है, फ्री है, एकदम देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, और इस तरह से देखिए कि खुद तो समझिए, दूसरे को भी एक्सप्लेन करने का कैपेबिलिटी बनाइए अपनी। चलिए अब कहता है फ्लोरीन एटम हैविंग नो एनी d ऑर्बिटल्स। आपको मैंने अभी बताया था, चूँकि फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर है कितना? 9। इसे हम कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p5।
2 में तो डी होता नहीं है, यहाँ कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। यही कारण है कि सो इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, ये ऑक्टेट को अपना एक्सपेंशन में जा नहीं सकता है, और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए केवल और केवल कौन सा करता है, -1। तो कहीं आपको एक्सप्लेनेशन आएगा तो इसको एकदम क्लियरली आप लिख सकते हैं कि फ्लोरीन में कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए अपने आप को एक्सपैंड नहीं करता, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंशन में नहीं ले जा सकता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि सबसे ज़्यादा है तो केवल -1 होगा, +1 का भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसका केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड्स। कहता है हैलोजन तो आपको पता है कहता है हैलोजन्स आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एज ए फैमिली। पूरी फैमिली में हैलोजन पूरी पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आपको पता है, क्योंकि बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। एक ले लेगा तो क्या हो जाएगा, वो इनर्ट गैस बन जाएगा, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव होता है। कहता है उसमें भी फ्लोरीन एटम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब कहता है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन किस कारण से होता है, तो आपको पता है इसमें डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर के जो एनर्जी देने का जो टेंडेंसी वो ज़्यादा होता है। अब कहता है कि ये क्यों होता है इतना ज़्यादा। कहता है हैलोजन हैविंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू गेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। एक लेगा तो कहाँ चला जाएगा, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन में, इसीलिए हैलोजन मेरा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बता दूं, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मैंने डाल रखा है, आप मेरे वीडियोस में जाइएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर मिलेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, वहाँ जाके आप हमने एक ट्रिक बना के रखा है, या गौर से देखिएगा वहाँ पे F फ्लोरीन जो होता है ये मोस्ट अभी तक जितना भी एलिमेंट है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वहाँ पे मैंने ट्रिक से बता रखा है, एक बार जाके देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हैलोजन मेरा क्या मिला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कहता है इसको जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी होती है इतनी ज़्यादा क्यों होती है। फ्लोरीन जो अभी जस्ट मैंने बात किया, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन एंड इट ऑक्सीडाइजेज अदर हैलाइड इन सॉल्यूशन इवन इन सॉलिड फेज। ठीक है, इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो यहाँ देखिए ऑक्सीडाइजिंग का मतलब समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, ले लेगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो कहाँ चला जाएगा, X-, इसका कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन की तरह। अब बता रहा हूँ, गौर से देखिए, यहाँ से इसको जाना है कहाँ पे, X-, वो भी किस में, एक्वस में। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा और उसमें हमको कितना एनर्जी लगेगा उसको हमने यहाँ पे ΔH से दिखाया, ये वाला ΔH। गौर से देखिएगा इस टोटल प्रोसेस को क्या होगा। पहले गौर से देखो, X2 को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, X। मान लो ये गैस में, तो अभी भी गैस में, तो क्या हुआ, दिस इज हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये कैसा होगा, इंडोथर्मिक। अभी मेरा ये गैस बना, अब इसमें तुम एक इलेक्ट्रॉन दोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हुआ मेरा एक्सोथर्मिक। अब ये बन गया X-, लेकिन ये अभी भी कहाँ है, गैसियस में। अब इसको तुम पानी में डालो तो अब जो एनर्जी रिलीज होगा वो होगा हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी होगा एक्सोथर्मिक। आ गया मेरा कहाँ, X-, कहाँ पे, एक्वस में। गौर से देखो, यानी यहाँ से यहाँ जब हम ओवरऑल देखेंगे इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो एक था इंडोथर्मिक और ये दोनों कैसा था, एक्सोथर्मिक। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो इस पर तो भारी पड़ेगा, उतना छोड़ दो। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी का जो यहाँ बात कर रहे हैं, ये साइज़ के इन्वर्सली होता है, यहाँ लिखा हुआ है साइज़ के इन्वर्सली होता है। और फ्लोरीन का साइज़ पूरे के पूरे पीरियड टेबल में, आप उसको हाइड्रोजन को छोड़ दो, मतलब अपने पीरियड में सबसे छोटा है। तो सबसे अगर छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। इतना ज़्यादा होता है कि सारे फैक्टर पे डोमिनेट कर जाता है, और जितना भी एलिमेंट पाया गया है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका ΔH ओवरऑल, इस तीनों को मिला दोगे तो मिलता है किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। बोलो किसके कारण, ड्यू टू साइज़, एकदम यही याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, इन तीनों का वैल्यू जब हम जोड़े, फिर से बोलो, डिसोसिएशन इंडोथर्मिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक, ΔH हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक, तो ये दोनों का जो हमें एनर्जी मिलेगा
इतना ज़्यादा मिलता है। गौर से देखो, चूँकि साइज छोटा था तो इसीलिए फ्लोरीन में कितना देखो -769 और क्लोरीन में -609। देखो तो क्लोरीन से ज़्यादा हो गया किसका, फ्लोरीन का, और अच्छा खासा सबसे ज़्यादा पाया गया है किसका, फ्लोरीन का। क्यों, क्योंकि साइज फ्लोरीन का क्या होता है, कम। चलिए यहाँ देखिए, साइज ऑफ एफ एटम इज स्मॉलेस्ट, सो value of delta H hydration dominates over all other factors and fluorine becomes strongest oxidizing agent। क्लियर है कंसेप्ट, ये आपके एनसीईआरटी में पूछ रखा है तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए ये वाला प्रोसेस। बोलिए, सबसे पहले मॉलिक्यूल को हमने तोड़ा, चूँकि यहाँ पे तोड़ेंगे तो 2 बनेगा, हमें ज़रूरत 1 का है, तो हाफ ऑफ डेल्टा एच डिसोसिएशन। अब ये एक एटम बन गया है गैस स्टेट में, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये गैस से एक्वस में जाएगा तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगा इसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगा। इन सबको हम जोड़ देंगे तो वही कहलाता है मेरा डेल्टा एच ओवरऑल। और यही जो ओवरऑल है, चूँकि यहाँ पे साइज इतना छोटा होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी सब पे डोमिनेट कर जाता है, किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। क्लियर है कंसेप्ट, यही कारण है कि फ्लोरीन मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन। फ्लोरीन क्या करता है, इतना स्ट्रांग है कि पानी को क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया, किस में, ऑक्सीजन में। गौर से देखो यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ ऑक्सीजन का 0 है। चार्ज क्या हुआ, बढ़ा, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, तो ये खुद देखो 0 से कहाँ चला गया, -1 में, रिडक्शन में, तो ये क्या बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, जबकि ब्रोमीन और क्लोरीन का जो वाटर के साथ रिएक्शन है, ब्रोमीन और क्लोरीन जो है ये जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कहता है क्रोस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक एंड हाइड्रोहेलस एसिड बनाता है। यानी कि क्लोरीन को यहाँ पे आप रख दोगे H2O के साथ तो क्या बना लेगा, HCl और HOCl, यानी कि ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। इसी तरह से ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन होगा। तो ये फ्लोरीन का हो गया, क्लोरीन का हो गया, ब्रोमीन का हो गया। अब आइए आयोडीन में। आयोडीन का जो रिएक्शन पानी के साथ होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब वो अपने आप नहीं होता है, उसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, इसी को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, वो अपने आप नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका I- है, कहता है कैन बी ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन, मतलब उल्टा हो गया। इसको जब हम H2O में डालते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, ये I- ही ऑक्सीडाइज होने लगता है, मतलब ये आयोडीन हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बना, पानी ही इसको ऑक्सीडाइज करने लगा। सुनिए फिर से, पानी ही क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज करने लगा। गौर से देखिए, यहाँ -1 से ये कहाँ जा रहा है, 0 में, चार्ज क्या हो, बढ़ा, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। यानी कि ये जो है एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन के थ्रू आयोडीन मेरा क्या हुआ, ऑक्सीडाइज होने लगा। चलिए, और ये जो पानी के साथ इसका रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि ये आगे की ओर जा रहा है, उल्टा लगेगा तो इधर से इधर जाएगा, तो इधर से इधर अपने आप नहीं जाता है, उसके लिए एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये चीज़ एक बार ढंग से याद कर लीजिए। फिर से सुनिए, पानी के साथ जब फ्लोरीन रिएक्ट किया तो क्या किया, पानी को ऑक्सीडाइज करा के ऑक्सीजन बना दिया। क्लियर है। दूसरा ये क्लोरीन ब्रोमीन जब पानी के साथ रिएक्ट किया तो क्या किया, अपना जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HOCl मतलब हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा। ठीक है। आयोडीन का जो पानी के साथ रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये इधर नहीं आएगा, उधर लाने के लिए हमको एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। होता क्या है कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन कैन ऑक्सीडाइज किसको, I- को ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले जाता है, आयोडीन में। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों मतलब चारों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का पानी के साथ रिएक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हमने जिस तरह से आपको बताया है, काइंडली 2 बार 3 बार सुनिए, और इन बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट
काइंडली इसे मैक्सिमम लोग से शेयर कीजिए, और काइंडली अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि थोड़ा हमारा भी मोरल जो है वो बूस्टअप हो। चूँकि मैं कभी भी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता था या फिर इस तरह से ऑनलाइन नहीं पढ़ाता था, अभी नया नया शुरू किया हूँ, तो आप लोग से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि हमारा भी मोरल बूस्टअप हो। चलिए, ओके, थैंक यू।